ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का रीजनिंग का पहला लेसन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स अब आगे आने वाले होंगे इसके बाद, ठीक है, वो सब में ये टॉपिक बिल्कुल यूनिवर्सल होगा। टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप 10th लेवल की एग्जाम दे दे, कोई भी एग्जाम दे दे, आप कोई भी, जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे दे आप, चाहे एचएस लेवल का दे दे, आप एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स दे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे की कोई परीक्षा, पूरा का पूरा आउट ऑफ 25 रीजनिंग जो है, कम से कम 20 रीजनिंग के सवाल, और मेंस के भी 15 से 20 सवाल जो है कोडिंग और डिकोडिंग से बिल्कुल बाहर नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। तो कोडिंग और डिकोडिंग लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में क्या होता है, एसएससी सीजीएल की तरह लोअर लेवल के या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बल्कि बैंक में क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ही आएंगे, लेकिन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो होता है, पैटर्न जो होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, और ये सही मायने में स्टूडेंट ने कितना इस चैप्टर को सीखा है, इस चीज को टेस्ट करता है। ठीक है, तो यहां हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेसिक से सुपर एडवांस लेवल पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस को लेके, और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग इसको करेंगे। मैंने सिर्फ इसको लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखा, बल्कि सही में जब क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना पेन पेपर भी यूज किए थोड़ा सा एफर्ट डालने से हम लोग 2 या 3 सेकंड में आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सेविंग टाइम इन द एग्जामिनेशन, ताकि हम बाकी जो सेक्शन है उसे भी पूरा कर सके। दूसरा है सुपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉन्सेप्ट देंगे, सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रिक ले लिए, आप फॉर्मूला रट्टा मार लिए, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, जिससे जो सवाल मैं करा दूंगा उसके बाहर आने वाले भी सवाल भी आप आसानी से कर सकते हो। ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस होंगे इसमें, ताकि आपको पता चल सके जिन चीजों को आपने सीखा है सही में उसे एग्जाम में आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैप बताएंगे, किस तरह से क्वेश्चन के मैप को समझ के आपको दिमाग में उसे कॉन्सेप्ट को एक पैटर्न तैयार करके आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस अपडेटेड टिल 2024 बैंक एंड एसएससी। बैंक एंड एसएससी के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को स्लाइड्स में अपडेट किया गया है, ताकि आप नए क्वेश्चन से पढ़ सको कि अभी 2024 में जो आपसे पहले जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस फेस किए हैं इस चैप्टर से। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि जो हमारी लेटेस्ट नीड्स है हम उसको पूरा कर सके। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, काबिल एकेडमी। अब एक ही चैनल है ये, अब इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनेगा, जैसे कि बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, या आप अगर सर्च करोगे कि इंग्लिश ग्रामर बाय काबिल एकेडमी, या नाउन एंड इट्स टाइप्स बाय काबिल एकेडमी और बाय राजेश सर, तो आपको प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगा। और अगर यूट्यूब चैनल खुल जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करोगे तो आपको ये पूरी की पूरी क्लासेस आपको वहां मिलेंगी। क्लासेस बहुत ही डिफरेंट होंगी, आपने अलग अलग क्लासेस देखा होगा, कई सारी आपने वीडियोस देखे होंगे, तो इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक तरह समझते हैं, बेसिक ही एडवांस होता है, कुछ एडवांस कुछ नहीं होता, जो बेसिक होता है ना वही एडवांस होता है। तो जो कॉन्सेप्ट समझ गया वो सक्सेस हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, पैटर्न चाहे कैसे भी दे दे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है हम लोग का एपिसोड नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोगों ने तो नर्सरी में हमने ABCD वगैरह तो पढ़ा ही है ना, पर हमें यहां भी इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो कोडिंग और डिकोडिंग बनेगा ही नहीं। तो आप जितना भी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इस चीज को बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझना है और जानना है। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26। तो टोटल नंबर अब जो अल्फाबेट्स हैं जो अंग्रेजी में है आप सब जानते हैं, वो टोटल नंबर कितने हैं, 26 है। ठीक है, टोटल जो अल्फाबेट है वो कितने हैं, 26 है अंग्रेजी में, जो कि ABCD से लेके आपका XYZ तक होता है। ये तो बहुत आम बात है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, 26 लेटर को मैंने यहाँ पे जो 26 लेटर है मैंने इसे 13/13 में डिवाइड किया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको 13/13 में मैंने इसको डिवाइड किया है, हाफ हाफ। तो मैंने A से लेके M तक मैंने लिखा है, इसका मतलब M की वैल्यू 13 होगी, क्योंकि पहले पार्ट में 13 आएगा। और ठीक M के नीचे से जो 14 नंबर जो जाएगा, ठीक है, रिवर्स में, उसको मैंने लिखा है NOPQRSTUVWXYZ। तो हमने इस तरह से A से लेके पूरा Z तक, यानी
आपको एक सांप की तरह जाना है, यानी ए से लेके ऐसे जाना है एम तक, और फिर आपको इस तरह से आना है। अब बात समझ रहे हो, यानी यहाँ पे आपको ऐसे जाना है और यहाँ पे आपको ऐसे आना है, ये ऐसे गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग ऐसे आ रहे हैं। मूवमेंट समझ रहे हो, यानी ऐसे जाके हमें ऐसे आना है। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमने 26 अल्फाबेट लिख दिए। बेसिक यही है, ये समझ गए और इसका जो आगे फंडा बताने वाला हूं वो समझ गए, रिवर्स वैल्यू समझ गए, तो क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए इसके ऊपर ही आएगा, कुछ अलग से कुछ आने वाला है नहीं। अब देखो हमने अल्फाबेट को लिखा, 26 तक लिखा, हमें पता है कि हमारा जो पहला लेटर है वो कौन सा है, ए है। ठीक है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको बोल दूंगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन है यहाँ पे, ए। अगर ए बी सी डी से स्टार्ट है, लेकिन हम पहले देखेंगे वॉवेल को, ए, ये ई हो गया, ये हो गया आपका आई, ठीक है, और कौन सा है बताओ, ये हो गया आपका ए ई आई ओ, और लास्ट कौन हो गया, यू। तो एक बात तो साफ है, हम लोग सब कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हमें पता नहीं दूसरे लोग कैसा पढ़ाते हैं, आई डू नॉट केयर दूसरे कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, वो सोचने और समझने वाले आप लोग हो। ठीक है ना, आप लोग हो। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो जो पढ़ रहे हैं हम उनको नोट करते जाएंगे, देखना बहुत काम आएगा। तो वॉवेल हमारे कितने हैं, 5, करेक्ट। तो वॉवेल अगर 5 है तो बचे कितने, 21, तो वो हमारे कौन है, कॉन्सोनेंट्स, और वो कितने हैं, 21। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये काम आएगा बाद में, कि क्यों, दिमाग में रखने वाली चीज है, ये जो है दिमाग में रखने वाली चीज है, काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो, तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल हो गए, 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, अगर हम सबको नंबरिंग करने देखें, सबको अगर हम नंबरिंग करें, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, पता ही है, तो कॉमन सेंस की बात है। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, और इस तरह से करते 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 आपका एक्स का 24, वाई का 25, और लास्ट लेटर तो कि जेड है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो हमें 3 नंबर सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें सबकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो हमें याद करनी है, वो हमें याद करनी है। दूसरा, जब आप इस तरह से 13/13 में लिखते हो, यानी हाफ ऊपर और जहां पे हाफ खत्म होता है ना, एम 13 खत्म हुआ, ठीक इसके नीचे से 14 नंबर स्टार्ट होगा, हाफ रिवर्स यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है आप लोग को। ये हो गया, तो यहां पे देखो, एक तो हो गया हमें वॉवेल 5 हो गया, कॉन्सोनेंट 21 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद आप देखो ए के नीचे कौन है, जेड है। पहला लेटर ए होता है और लास्ट लेटर कौन होता है, जेड होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग की दुनिया में हमें समझना पड़ेगा कि ए का ऑपोजिट कौन होता है, जेड होता है, बी का ऑपोजिट कौन होता है, वाई होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट वी, और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि एम का ऑपोजिट कौन होगा, एन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चौथा नंबर जो पॉइंट है वो हमें ये जाननी है कि रिवर्स वैल्यू, क्या जाननी है हम लोग को, हमें रिवर्स वैल्यू जाननी है कि हमारा जो लेटर है, सॉरी रिवर्स लेटर, सॉरी, अच्छा वैल्यूज भी जाननी है और रिवर्स लेटर्स भी जानना है। तो ए का रिवर्स लेटर जेड है और जेड का रिवर्स कौन है, ए है, बी का रिवर्स वाई है और वाई का रिवर्स बी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां मैंने लिखा रिवर्स वैल्यूज जाननी जरूरी है। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है, 1। अगर आप सीरियली फर्स्ट बिगिनिंग से अगर आप काउंट करें तो ए पहले पोजीशन पे आता है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम जेड को 1 माने रिवर्स, क्योंकि देखो आप रीजनिंग कर रहे हो, यहां कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो आपने नहीं सोचा है वो भी रीजन यहाँ पे हो सकता है, वही तो आपको फाइंड आउट करना है ना, दैट इज रीजनिंग, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इट्स लाइक अ पजल, इट्स लाइक अ गेम टू प्ले। तो अगर जेड अगर 1 हो जाए, तो जेड अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, है ना, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे जाएगा। तो इस तरह से अगर आगे जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। अगर हम उल्टे दिशा में अगर हम जाएं, अगर हम जेड को 1 मान के, अगर हम, हो ही सकता है जेड 1, हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो जहां जेड को 1 मानना है, ए को उल्टा मानना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। यानी सीधे गिने तो ए की वैल्यू 1 होती है, पर अगर हम उल्टे दिशा में जाते हैं तो ए की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। इसका मतलब हमें जो रिवर्स वैल्यूज हैं लेटर के, हमें वो भी जानना जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में।
तो वॉवेल जानना जरूरी है, कॉन्सोनेंट जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जानना जरूरी है, हर लेटर का रिवर्स वैल्यूज लेटर जानना जरूरी है। और पांचवा नंबर जो है, ये मैंने बता दिया, लेटर बता दिया, वैल्यू बता दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब याद करें कैसे? अब हम लोग याद करें कैसे? तो याद करने का बहुत सिंपल फंडा है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया आपको? ये जस्ट एक मैंने फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ABCD 13 नंबर यहां तक लिखा मैंने, उसका 14 नंबर से मैंने 14 नंबर से मैंने 26 नंबर तक लिखा। रिवर्स वैल्यू आप देख पा रहे हैं कौन किसका रिवर्स है। याद तो मैं अभी आपको 1 मिनट करा दूंगा लाइफ टाइम के लिए, एक बार में लाइफ टाइम के लिए मैं आपको याद करा दूंगा, कभी भी वैल्यू भी याद करा दूंगा, सब कुछ याद करा दूंगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मेन मूल मंत्र, फॉर्मूला बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, आपका बोर्ड पे इस वक्त जो आप देख रहे हो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बात यह है, यहां पे दो चीजें मैंने आपको लिख के दी है, एक है आपका सिफिलोरक्स, एक है आपका इजोटी। देखा आपने बोर्ड पे? ये कोई किताब में लिखा हुआ कोई किसी का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये समझ लो कि ये किसके नाम है? नेम ऑफ मेडिसिन। किसके नाम है? मेडिसिन के नाम तो ऐसे ही होते हैं ना, है कि नहीं? क्लाबाम 625 बुखार होने से वही खिलाता है, पता नहीं क्या है क्लाबाम, कुछ भी लिख दिया CLA भी है, पर उसका केमिकल वैल्यू का नाम है। जो दवाइयों में जो केमिकल की कॉम्पोजिशन होती है उसके हिसाब से दवाइयों का नाम बाहर रखते हैं। ठीक है, जो भी हो। तो अब ये मान लो कि ये सिफिलोरक्स याद रहेगा, और इजोटी ये क्या है आपका? मेडिसिन के नाम है, इसलिए इतने अजीब है, इसलिए इतने अजीब है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों दिए हैं? तो आप पहले वाले स्लाइड में अगर जाओगे, पहले वाले स्लाइड में अगर जाओगे, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया 8 का वैल्यू बता दो, सॉरी H का वैल्यू बता दो कितना है, तो आप जोड़ोगे, अच्छा H का ABCDEFGH, अच्छा 8 है, तो काफी समय लग गया। तो आपको पूछते ही बोलना पड़ेगा H माने 8। अच्छा बताओ तुम्हारा L की वैल्यू कितनी होती है? अरे L तो 12 होता है। L कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो अब ये चीज कैसे याद करें? ये चीज कैसे याद करें? सबसे पहली बात तो ये है, देखो पहला 5 सबको याद रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ABCDE, A की वैल्यू कितनी होती है? कोई बोलेगा 1। अच्छा B कितना होता है? 2। तो C कितना होता है? 3। D होती है 4, और E कितना होता है? 5। ठीक है, तो यहाँ ABCDE या F तक जो है सबको पता होता है। अब इसके बाद देखो G है, यहाँ पे क्या है लेटर आपका? G हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये अगर G है, तो G है ना, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो G का वैल्यू कितना हो गया? 7। बोलो कोई दिक्कत है? आपको सब सीखना पड़ेगा, अभी बाद में मालूम चलेगा क्यों ये छोटी छोटी बातें जो बता रहे हैं, जो आपने और भी कहीं सीखी होगी, जानी होगी, यहाँ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये कितना जरूरी है। G की वैल्यू 7 हो गई, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका टेक्निक, पहले हम ये देख लेते हैं जो ट्रिक्स वगैरह है। H की वैल्यू 8 है, तो H, ये H है ना, तो ये जो H है, तो इसको थोड़ा सा हम बंद कर दे यहां से, तो ये क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। याद रहेगा आपको? अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई क्या हो गया? 9। तो क्या होता है? आई कुछ नहीं होता, यही तो 9 होता है ना? आई लिखते हैं ना ऐसा करके हम लोग। तो कभी कभी बहुत सारे लोग तो आई ऐसा लिखते हैं ना, आई एम अ बॉय, तो ये क्या है? 9 की तरह भी तो दिखता है ना। ठीक है, तो G को हम लोग किस तरह 7 बोल सकते हैं, H को हम लोग 8 बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 9 बोल सकते हैं। अब बात यह है कि J और K कैसे याद करें? J और K कैसे याद करें? आपको पता है, आपने कभी ये चीज सुना है? J एंड K, बोलिए। अरे सुना है आप लोगों ने? क्या बोलो? ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एक मिलिटेंट एरिया है, टेररिस्ट बहुत सारे वहां पे, चूंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी बगल में ही है, तो आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। तो हम लोग चीजों को कहानी की तरह फॉर्म कर सकते हैं कि आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में, आए दिन जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, आम बात है। यहाँ रोज इतनी गोली चलती है? हाँ, रोज आपको 10-11 गोलियां चलेंगी। जम्मू में 10 चल जाती है, कश्मीर में
11 चल जाती है। तो इस तरह से आपको जे और के की वैल्यू आपको क्या हो गई, याद हो गई। तो याद हमने कहां से स्टार्ट किया, जी से। G7 हो गया, H8 हो गया, I को 9 की तरह लिखते हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है। अगर ये बात अगर आपको याद है तो कभी भी आप नहीं भूलोगे जे की वैल्यू 10 और के की वैल्यू 11, क्योंकि जे और के जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू में 10 गोलियां, कश्मीर में 11 गोलियां आए दिन रोज चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। ये एक बोलने का तरीका, अपने आप को समझाने का तरीका। भले ही दुनिया को वो अटपटा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे समझ में कैसे आएगा मैं वैसे पढ़ूंगा जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए। बाकी शुरू में सब हंसते हैं और आगे जाके तुमको फिर कॉपी करते हैं कि ठीक है मुझे भी ऐसा बनना है, लेकिन समय तो निकल गया। मैं उस दिन वो हंस रहा था, आज तो ये सक्सेस हो गया। अरे भाई तूने कैसे किया, भाई मैंने तो ऐसे किया था और उस दिन मेरे ऐसे करने से तू काफी हंसा था। बात समझ में? तो लोगों को गलती का एहसास धीरे धीरे होता है। तुमको लगता है कि तुम सही रास्ते पे हो, भले ही वो कितना ही अटपटा क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए अगर सही है तो सही है, ठीक है। यहां पे देखो एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12, एम की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब देखो एम एन, सब ट्रिक हम नीचे अभी बताए हैं कैसे तुमको याद रखना है। एम एन, ठीक है, एम एन, इसको मनी बोलो, मैन बोलो, मंकी बोलो, ठीक है। तो कितना हो गया इसका वैल्यू 13 और 14, एम एन हो गया 13 और 14। अब आगे जितने भी वैल्यूज हैं, आगे जितने भी, अब ये देखो टी कैसे याद करेंगे, आपको पता है ना आजकल T20 खेल खेला जाता है, खेला जाता है कि नहीं खेला जाता T20, तो टी को तो आसानी से याद कर सकते हैं। और किसी लेटर की वैल्यू अगर आपको याद है तो उसके आसपास की वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछेगा एस की वैल्यू बताओ, तो क्या आप गिनोगे? आपको नहीं पता है टी की वैल्यू कितनी है, 20 है। टी की वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, क्योंकि वो इसके एक स्टेप पीछे है। एस कहाँ आता है, टी के एक स्टेप पीछे आता है। तो टी की वैल्यू अगर 20 है तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 19 हो जाएगी। या आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताओ यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है, तो भैया टी की वैल्यू अगर 20 है तो टी के बाद यू आता है, तो यू कितनी हो जाएगी 21, ठीक है ना। और आपने सुना होगा क्रिकेट मैचेस होते हैं अंडर 19, अंडर 20, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21, जो 21 साल के नीचे है। तो हम तो वो भी तो कह सकते हैं ना कि अंडर 21 क्रिकेट मैचेस, अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप फॉर्म करो कैसा आपको समझ में आता है, कितना आसानी से, चाहे वो कितना ही अटपटा क्यों ना हो, हास्यास्पद क्यों ना हो, रिडिकुलस क्यों ना हो, डजंट मैटर। आपको समझ में आ गया, दुनिया भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक की वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी की आसपास की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी चीज को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे क्यू, क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, क्वीन, रानी। रानी अभी महारानी नहीं बन सकती क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई है। तो 18 साल की नहीं हुई है तो कितने साल की है, 17 साल की है, QUEEN, ठीक है। और जो उसका जो भाई है, जो प्रिंस है, कौन है, प्रिंस है, राजकुमार है, वो राजकुमारी से और 1 साल छोटा है, वो राजकुमारी से और 1 साल छोटा है। तो और भी नहीं बन सकता, उसके लिए 2 साल अभी देरी है। तो ये 16 ईयर्स का है और ये 17 ईयर्स का है। या तुम ये कह सकते हो कि राजकुमार और राजकुमारी, प्रिंस और क्वीन की शादी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों क्या है, नाबालिग है। दोनों क्या है, नाबालिग है। भाई प्रिंस तो रानी से भी छोटा है, जो राजकुमारी है उससे भी छोटा है। प्रिंस की एज है 16 और क्वीन का एज है 17। तो आपके पास तरीके हैं ना बहुत सारे, आप बनाओ ना कैसे आपको समझना है, कैसे नहीं समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्रिंस अभी 16 साल का है, क्वीन अभी 17 साल का है। बोलो, भूलोगे कभी ये? प्रिंस, राजकुमार की उम्र क्या है, राजकुमार 16 और वो, तो आपने वो गाना सुना है, मैं 16 बरस की और तू 17 बरस का। तो मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। तो जो गाना तुमने देखा था ऋषि कपूर का, ठीक है, तो वो गाना में भी तो फिट होता है ना। यानी कि मैंने उसको रेफर किया, मैंने उस गाने को रेफर किया। जैसे ही रेफर किया आपके दिमाग में वो गाना आ गया कि हाँ ऐसा गाना है। तो जैसे ही गाने को रेफर करोगे तो वहां तो कौन सा 2 एज बोला जाता है, 16 17, 17 16, है कि नहीं? तो ये चीजें जब आप इस्तेमाल करते हो मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तो आपका स्टडी बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मजेदार हो जाता है। और ये करना होगा, दूसरे कैसा पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, आपका अपना वे होगा ना, मेरा अपना वे है, मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया,
ठीक है। अब बात एम और एन को तुम नहीं पता कितना होगा, एम और एन मैंने बताया 13-14, तुमको याद नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला मैं कुछ भी तुमको बोलता हूं तू नो बोल देता है, मैं कुछ भी तुमको बोलता हूं तू नो बोल देता है, कभी तो हाँ बोला कर। कहने का मतलब क्या है, देखो एन ओ क्या होता है, नो। कम से कम तूने मुझे 14-15 बार तो नो बोला होगा, ऐसा होता ना लाइफ में, है ना। जब भी तुझे कहता हूं चल वहां चलना, हमेशा नहीं, हमेशा नो, हमेशा नो, हमेशा नो। तो तूने मुझे नो कितनी बार बोला है, 14-15। इसमें 14 कौन है, एन, और ओ कौन है, 15। तो ये हो गया नो बोलना, मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन हो गया, नो, है कि नहीं। तो नो में ये एन हो गया 14, ये हो गया 15। तूने मुझे 14-15 बार इनकार किया है, तूने मुझे 14 से 15 बार मुझे क्या बोला है, नो बोला है। इसमें एन की वैल्यू 14 हो गई, ओ की वैल्यू 15 हो गई। देखो मैं तुमको आगे जो होने वाला उसको छोड़ो ना, पहले तुम अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये मैंने कल क्रिएट नहीं किया, अभी मुझे को याद आ रहा है जो मैं बोले जा रहा हूँ। ये प्रिंस और क्वीन मैंने पहले किसी भी बैच में नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, अभी यहाँ खड़े खड़े दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। T20 अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो और एक बात याद कर सकते हो, प्रिंस 16 साल का है और राजकुमारी 17 साल का है, तो राजा कौन बनेगा, हा? राजा कौन बनेगा, जो 18 साल का होगा। तो राजा का वैल्यू कितना है, 18 है। राजा का वैल्यू कितनी है, 18 है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। और उसकी जिससे शादी हुई है, ठीक है, लव मैरिज हुआ है, उसकी उम्र कितनी है, 19 साल। तो 18-19 ने शादी कर लिया, ठीक है। तो राजा का 18 साल है, इसलिए राजा बन गया। उसकी जिससे शादी हुई उसकी उम्र कितनी है, 19, ठीक है। 2 बच्चे हुए, एक प्रिंस और एक क्वीन, लेकिन प्रिंस 16 साल का है और राजकुमारी जो है वो 17 साल की है। तो 16 साल का, मैं 17 साल का। राजा जो राजा बना है वो 18 साल का है, उससे जिसकी शादी हुई है वो कितने साल की है, वो 19 साल की है, ठीक है। दोनों चारों मिलकर कौन सा गेम खेलते हैं, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं, ठीक है ना। अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट में चारों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 21 साल का कोई भी नहीं है, नहीं 21 साल का हो जाएगा ना, अंडर 21 ना, 21 साल के जो नीचे हैं, तो चारों के चारों 21 साल के नीचे खेल सकते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। और देखो इस तरह से मैंने क्या किया, चीजों को मैंने ड्रामाटाइज किया, चीजों को मैंने एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का मैंने प्रयास किया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यूज को कई मायनों में अपने आप से डेवलप करके आप चीजों को याद कर सकते। लास्ट के 4 वैल्यू आपको याद होना, WXYZ 23, 25, 26, WXYZ, W का 23 हो गया, X का 24 हो गया, Y का 25 हो गया, Z का क्या हो गया, 26 हो गया। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है, ओके। अब बिना ये सब भी किए आप चीजों को याद कर सकते हैं। अगर आपको 26 के 26 लेटर आपको याद नहीं है तो 5 याद कीजिए, 7 याद कीजिए। कैसे, इस तरह से देखिए, सिफिलोरक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 26 में से आउट ऑफ 26 लेटर्स मैंने केवल 8 लिए हैं, 8 है ना, 8 लिए हैं। तो बाकी 26 आपको याद हो जाएगा। क्यों लिए हैं, मैंने लिए हैं तीसरे नंबर पे कौन है, सी, छठे पे कौन है पता है ना, F, ABCDEF, ABCDEF 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद 9 नंबर पे I, 12 पे L, 15 पे O, ये 18, U हो जाएगा 21 और X हो जाएगा 24। ये क्यों, अगर आपको सिफिलोरक्स अगर याद है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ J की वैल्यू कितनी है, अगर सिफिलोरक्स से अगर आपको वैल्यू निकालनी है, आपको पता है सिफिलोरक्स CFILORUX, सिफिलोरक्स में I की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो I के बाद ही कौन आता है, I के बाद कौन आता है, I के एक स्टेप बाद ही J आता है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। भूल गए तो मैंने बताया था, जम्मू में आए दिन 10 गोलियां और कश्मीर में आए दिन 11 गोलियां रोज चलती है, लोग मारे जाते हैं, सेना के लोग मारे, आतंकवादी मारे जाते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछा कि भैया M की वैल्यू बता दो, M की वैल्यू बता दो, ठीक है बता देते हैं। आपको पता है सिफिलोरक्स में L की वैल्यू कितनी होती है, 12, L की वैल्यू 12 होती है। तो M कब आता है, L के ठीक बाद आता है LM, है ना। तो अगर L 12 है तो M कितना हो जाएगा, 13 नहीं हो जाएगा। यानी इनके रेफरेंस से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो,
आपसे पूछा गया कि भैया क्यू की वैल्यू बताओ, तो मैं तो पहले ही बता दिया, क्वीन रानी की उम्र कितनी है, राजकुमार से 1 साल ज्यादा है, 17 साल की है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, सिफिलोरक्स में आपको पता है कि जो राजा था जो 18 साल का है, राजा बना है, ठीक है, तो राजा के ठीक एक स्टेप पहले कौन है, आर के ठीक एक स्टेप पहले कौन है, क्यू है। तो क्यू है तो 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17 साल हो जाएगा क्वीन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि भी की वैल्यू बता दीजिए। अरे भाई भी की वैल्यू तो याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपको तो पता है ना, अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट, या सिफिलोरक्स में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 पे कौन बैठता है, यू बैठता है। 21 पे अगर यू बैठता है तो यू के बाद ही कौन आता है, यू के बाद ही कौन आता है, भी आता है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कोई भी लेटर बोलो, चलो कोई भी एक लेटर बोलो, बोलो इनको छोड़ के, ये 8 को कोई भी लेटर बोलो, बोलो 26 में से कोई एक लेटर का नाम बोलो, कुछ भी। सिफिलोरक्स यहां दिया, इनको छोड़ के बोलो कुछ भी। पी, मान लो तुमने क्या बोला, पी, तो आपको तो पता है सिफिलोरक्स में ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15, और ओ के बाद कौन आता है, पी आता है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तो अब आसानी से कर सकते हो। तो सिफिलोरक्स अगर आपको याद है, और ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये भी आसान है, 3 का टेबल है, 3 दूनी 6, 3 9, चौके 12, 15, 18, 21, 24। या फिर आपको शॉर्ट में याद करना है तो इजोटी याद करो। इजोटी हमने क्यों लिया, हर 5वें नंबर पे जो लेटर है उसको लिया है। ई की वैल्यू कितनी है 5, जे की वैल्यू कितनी है 10, ओ की वैल्यू कितनी है 15, टी की वैल्यू पता है, T20 मैचेस खेले जाते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है 25। इसमें क्या है, गैप ज्यादा है, 5-5 का गैप है, और गैप को कम करने के लिए हम लोगों ने 3-3 का गैप रखा था सिफिलोरक्स में। अब आपसे कोई पूछेगा, यहां पे आपसे कोई पूछेगा कि भैया आर की वैल्यू बता दो, तो एक तो पता है कि राजा, आर फॉर राजा, गद्दी ये बैठा था, 18 साल का है, पर मुझे यहां से निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो ओ के रेफरेंस से निकालो या फिर टी के रेफरेंस से निकालो। ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, और आर कहां होता है, ओ को छोड़ दो, जहां पे हो वो कभी काउंट नहीं करना है, उसके बाद से वहां तक काउंट करो जहां तक जाना है। तो ओ से आर जाना है तो ओ को काउंट नहीं करना है, कहां से करना है, पी से, पी क्यू आर, कितने स्टेप गए, 3 स्टेप। तो अगर ओ की वैल्यू 15 है तो इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, आर की वैल्यू आ जाती है। या अगर अब ऐसे नहीं जाते तो ऐसे जाओ, आपको पता है T20, आपको टी से कहां जाना है, पीछे की ओर आना है आर, तो जहां से जाना है उसे काउंट नहीं करेंगे, टी को काउंट नहीं करेंगे। टी के पहले क्या आता है, एस, और एस के पहले क्या आता है, आर, यानी टी के पीछे अगर जाएंगे तो कितना स्टेप पीछे जाएंगे, 2। टी को काउंट नहीं करना है या ओ को काउंट नहीं करना, जिसका रेफरेंस ले रहा है उन्हें काउंट नहीं करते हैं, चाहे आगे चाहे पीछे। तो टी के पहले आता है एस, एस के पहले आता है आर, 2 स्टेप पीछे आ गए, तो 2 माइनस करेंगे इसमें से, अगर 20 में से 2 माइनस करें तो भी कितना आ जाएगा हमारा, 18। तीसरा मैंने कहा था जो राजा होगा वही तो गद्दी पे बैठेगा, और वो नाबालिग नहीं होना चाहिए, कम से कम बालिग होना चाहिए, और बालिग होने की उम्र कितनी होती है, 18। ठीक है, तो बताओ बात क्लियर हुआ। तो आप इसके रेफरेंस से या इसके रेफरेंस से आप आसानी से किसी भी लेटर की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि तो बेसिक है। इसके बाद जब सवाल शुरू होंगे, ठीक है, तो आसानी से आपके सवाल जो है बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलिए आगे बढ़े क्या। तो आपने यहां पे क्या सीखा कि किसी भी लेटर की वैल्यू बिना याद किए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या विद इन सेकेंड जो है हम कैसे निकालेंगे। सिफिलोरक्स याद रखो या इजोटी याद रखो। ठीक है, एग्जाम में रफ कागज मिलता है, आप उसमें चाहो तो एग्जाम शुरू होने के पहले लिख लो सिफिलोरक्स, इजोटी वगैरह वगैरह, या ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब हम लोग कैसे याद करें, अब हम लोग कैसे याद करें रिवर्स वैल्यू को। रिवर्स वैल्यू कहने का मतलब ये है, ये वाली, ए का उल्टा कौन होता है, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू, कौन याद करे ऐसे। तो एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिंदगी भर तुम लोग को याद रहेगा, चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, हंसते हंसते सीख जाएंगे। चलो, जब भी हम कभी कोई काम देते हैं आपको तो हम क्या कहते हैं, भाई ये काम
A to Z कंप्लीट होना चाहिए। ये तो आम है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। होमवर्क दिए हैं, पेपर दिए हैं, A to Z विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। इसे कहते हैं अल्फा टू ओमेगा, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। इस माने एक इडियम है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक अल्फा टू ओमेगा, मतलब A to Z आपको काम करना है। तो ये आपको याद हो गया? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? काम कैसे करना है? A to Z, बीच में कोई छोड़ा छोड़ी सर ये हो गया बुखार हो गया नहीं चलेगा, आप A to Z काम पूरा करके लेके आओ, ठीक है। अब आते हैं B का उल्टा क्या होता है? Y। तो कैसे याद करेंगे? बाय बाय। जब हम किसी से विदा लेते हैं तो क्या करते हैं? बाय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाय। तो बाय में क्या होता है? बी वाई, बी वाई। यहां भी क्या है? बी वाई। तो बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। तो कैसे याद करोगे? बाय बाय। अगर आपको बाय बाय याद है तो आपको पता है बी का उल्टा क्या होगा, वाई का उल्टा क्या होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चिप्स मिलता है ना बाहर, क्रैक्स, बाहर ये चिप्स मिलता है। अरे नहीं मिलता है? मिलता है चिप्स, जिसमें क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? सी, और लास्ट लेटर क्या है? एक्स। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो पहला जो है वो सी है और लास्ट वाला कौन है? एक्स है। तो सी का उल्टा क्या होगा? एक्स, और एक्स का उल्टा क्या होगा? आर। तो आपको क्रैक्स चिप्स याद रखना है। अरे सी का उल्टा क्या होगा? सब तो भूल गया। तो क्या सर ने बताया था चिप्स का नाम, कौन सा चिप्स था? क्रैक्स। तो किसी को भी याद रहेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा आपको। तो क्रैक्स, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, एक्स का उल्टा हो जाएगा सी, जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? ड्यू, डी का उल्टा डब्लू, और डब्लू का उल्टा डी। तो सुबह सुबह एक तो माउंटेन ड्यू आप लोगों ने देखा होगा, ऋतिक ऐड करते हैं, या फिर ड्यू जो ओस की बूंदे अभी ठंडे के महीने पत्तों पे जो देखते होगे ड्यू, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? टी ई डब्ल्यू। होता है कि नहीं होता है? ड्यू माने ओस। तो यहां पे देखो फर्स्ट लेटर क्या है? डी, और लास्ट क्या है? डब्ल्यू। तो डी का उल्टा हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का उल्टा हो जाएगा डी। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ड्यू। कोई पूछेगा डी का अपोजिट क्या होगा? अरे सर ने बताया था ओस की बूंदे, ड्यू, डी ई डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा जी। इसके बाद आते हैं ई का उल्टा भी, और भी का उल्टा ई। इसे कैसे याद करेंगे? आपको पता है आजकल गाड़ियां कैसी आ रही हैं? ईवी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। गाड़ियां कैसी आ रही हैं? बोलो सही बोल रहा हूं ना? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है। मैं पेट्रोल या डीजल का मैं कार नहीं खरीदूंगा। मैं कैसा खरीदूंगा? पोल्यूशन मैं नहीं फैलाऊंगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं पोल्यूशन फैलाने के लिए। मेरी गाड़ी कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ईवी। गाड़ी में लिखा रहता है ना ईवी, ईवी। तो ईवी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। मैंने पिछले बैच में इसको कैसे पढ़ाया था? मैंने ऐसे अभी मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लेकिन ये भी हिट हो गया। पिछले बार मैंने कैसे बताया था? मैं तुमको ये काम दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो काम दे रहा हूं, ये भी करने के लिए बोल रहा हूं, वो भी करने के लिए बोल रहा हूं। तो कहते हैं ना तुम्हें ये भी करना होगा और तुमको ये भी करना होगा। मैं हिंदी में इसको क्या बोलता हूं? ये भी। क्या बोलता हूं? ये भी। तो हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं ना कि भाई ये भी करना है, बोला हाँ तुमको ये भी करना है, ये भी। हम लोग व्हाट्सएप में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, ये भी करना है। 9 को फाइन को कैसे लिखते हैं? फाइन को हम लोग व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं ना, फाइन को एफ और 9। ये क्या हो गया? आई एम फाइन, ठीक है ना। वो लिख देगा आई एम फाइन। लोगों के पास टाइम नहीं है ना आजकल, ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं। तो ईवी कैसे याद रखोगे? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली गाड़ी है ईवी, भी का उल्टा ई का उल्टा वी, या फिर ये भी करना है वो भी करना है तो ये भी, ठीक है। इस तरह से इसका उल्टा हो गया। इसके बाद है के का उल्टा। तो मैंने यहां पे क्या दिया है? कुंग-फू। तो यहां पे देखो मैंने क्या बताया था? ए का उल्टा जेड हो गया, मैंने ए टू जेड करना है। बाय बाय। क्रैक्स नाम की चिप्स होती है, सी का उल्टा एक्स होता है, ड्यू ओस की बूंद होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, और एफ का उल्टा यू। ऐसे तो सिंपल भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? फू मारना। क्या मारना? फूकना। क्या करना? फूकना। फूकते हैं ना, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है ना, या गर्मी में क्या करते हैं? फू करते हैं। अरे फू ही ना करते हैं, ऊ तो नहीं करते हैं, फू करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? इसको कुंग-फू में ट्रांसफर कर दिया है। कुंग-फू जो एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखो एफ और यू, एफ का उल्टा क्या होगा? यू। कुंग-फू, और कुंग-फू में चोट लगने पे क्या होती है? उफ, चोट लगती है।
उल्टा, फू का उल्टा क्या होगा? उफ। उफ कब होता है? जब चोट लगती है। तो इजी हो गया ना। तो फू मारना, कुंग फू, देख रहा है यहाँ पे कुंग फू, एफ का उल्टा हो गया यू और यू का उल्टा हो गया एफ। दोनों याद होगा, एक होता है कुंग फू में फू हो गया, या फूकना, फू करना, या चोट लगने पे उफ की आवाज आना, दोनों अपोजिट हो गया, इजी हो गया। अब आते हैं एफ के बाद जी। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई रोड का काम चलता है, कोई बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड दलाल जो बाप जन्म कुछ तो किए नहीं है, दूसरों को कुछ करने भी नहीं देते हैं, उन्हें गुंडा कहते हैं। और वहां क्या मांगने आते हैं? गुंडा टैक्स। क्या मांगने आते हैं? गुंडा टैक्स। तो ये हो गया जी और ये हो गया टी। क्या बोलते हैं उसको? जीटी। यही तो फेमस वर्ड है ना, जीटी मांगने आया है, मतलब गुंडा टैक्स। तो अगर आपको याद करना है जी का उल्टा क्या है, टी का उल्टा क्या है, तो याद करो जीटी या फिर याद करो टीजी, टी गार्डन। टी गार्डन में लोग गुंडा टैक्स मांगते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टी गार्डन में मांगते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जीटी बोल सकते हो, जी का उल्टा टी या फिर टी का उल्टा जी। टीजी माने क्या होता है? टी गार्डन। और जीटी माने क्या हो गया? गुंडा टैक्स। तो याद रहेगा। तो कोई भी आपसे पूछेगा, अच्छा तुमने पढ़े हो, बताओ जी का उल्टा क्या होता है? अरे जी गुंडा, टी फॉर टैक्स, या टी गार्डन, टी का उल्टा जी। याद हो गया ना? कैसे भूलोगे? चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। अब आते हैं जी के बाद आता है एच। तो हम सभी क्लास 10th के बाद हाई स्कूल पढ़ के आए हैं या हायर सेकेंडरी पढ़ के आए हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचएस। कहां तक पढ़े हो सर? एचएस तक पढ़े हैं, ठीक है। तो एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। तो देखो एचएस, तो ये उसका रिवर्स हो गया। आसानी से हम इसको याद कर लेके निकले। कैसे भूलोगे? कोई तो पूछेगा एच का उल्टा क्या है? एच का उल्टा हो गया, एच माने हाई, एस माने स्कूल, हाई स्कूल। आया मेरे बात समझ में? तो ये आसान हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एच के बाद क्या आता है? आई, ठीक है। तो आपको पता है ना, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे में क्या होता है? आई होता है, और रेलवे में आर होता है, और दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स होता है। इंडियन रेलवे, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, आई आर। देखना बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे ऑडिट होता है या किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ईडी होती है, वहां पे बड़े जो जूनियर ऑफिसर है उनको बोला जाता है कि जाओ ये आईआर करके लेके आओ। आईआर का मतलब जाओ ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हमारा एलआईसी में होता है, जाओ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके लेके आओ कि सारी बातें जो फैक्ट्स हैं वो सही है कि नहीं है, जाके देख के आओ। तो इंडियन रेलवे याद रखना या आईआर याद रखना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, ठीक है। अच्छा, आई के बाद क्या आता है? जे। तो ताश की गड्डी बहुत लोग खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, बहुत लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक किरदार होता है कौन? जोकर, और एक कौन होता है? क्वीन। तो आपको जोकर क्वीन याद रखना है, हो गया। ताश की गड्डी में जोकर और क्वीन नाम के दो पत्ते होते हैं, जोकर का जे और क्वीन का के आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। और आपको पता है ना, जम्मू में 10 गोलियां चलती है, और क्वीन रानी नहीं बन सकती क्योंकि अभी ये बालिग होने से 1 साल कम है, यानी कि 17 साल है। और इसका जो छोटा भाई है प्रिंस, वो कितने साल का है? 6। और इसका जो फादर है जो राजा बना है वो कितने साल का है? 18। और राजा की शादी जिससे हुई है वो राजा से बड़ी उसकी उम्र है 19। और सब मिलके क्या खेलते हैं? T20 खेलते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो कितना आसानी से याद हो जाए। ये कहानी अभी डेवलप हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल ना टू अंडरस्टैंड। ये तो जानते ही हो, ठीक है। इसका नाम है पामिर खान, ठीक है, नाम नहीं ले सकते ना भाई, ऐसा है ना। तो ये कहा, ये कौन सी मूवी है? पीके। क्या है? पीके। तो पी का उल्टा के और के का उल्टा कौन होता है? पी। तो पीके मूवी याद रखो। आई के बाद क्या? जे के हो गया, जे के बाद कौन होता है? आई जे के एल एम, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया पी। तो पीके अगर याद है तो पी का उल्टा के का उल्टा पी, पीके मूवी से। अब आते हैं एल, ठीक है। एल को क्यों याद रखना है? देखो देखो, ये हो गया, कहां तक हो गया हमारा? पी हो गया ना, ये हो गया ना। अब क्या है? एलो, एलो। तो लोग बोलते हैं ना, पंजाबी में नहीं बोलते हैं एलो, एक ही कर देता, नहीं बोलते हैं एलो। तो एलो यानी हिंदी में बोलते हैं लो, खा लो, लो तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। ये जो लो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो ऐसे जानते नहीं है कि ये हो गया लव। लव का बीच पहला लेटर क्या होता है? एलो। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके ऊपर लिख लो टूरू लव। कौन सा लव?
टू रू लव, ठीक है, तो मतलब मजेदार हो गया थोड़ा, कुछ नहीं हुआ, टू रू लव। तो लव में जो पहला लो है, लो, ये खा लो, पी लो, भाग लो, निकल लो बोलते हैं ना, उसका जो एल ओ है ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, आपस में क्या है, ऑपोजिट है, आपस में ऑपोजिट है। बचा एक और, एम और एन, तो आप या तो मैन बोल दो या मंकी बोल दो, MONKEY, ठीक है, तो या फिर मनी बोल दो, सबसे अच्छा है शॉर्ट में मैन। हम सभी कौन है, मैन या वुमेन, वुमेन में भी मैन है, ठीक है, तो पहला लेटर कौन है, एम, आइए लास्ट में कौन है, एन, या मनी बोल सकते हो, MONEY, तो एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, या बोल सकते हो मन, क्या बोल सकते हैं, मन, तो मन में म हो गया, हिंदी में अगर लिखेंगे तो बताओ ना, म और न, तो ऐसे लिखो, हम लोग तो व्हाट्सएप पे तो ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, मन, ये क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, मन, म न, मन, तो बस अभी तो अभी क्रिएट किए तुम्हारे सामने, पहले नहीं बताया कभी, तो ये मन हो गया, मन अपोजिट हो गया, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। एक बार देख लो अच्छा से, मुझे लगता है अब मैं पूछूंगा तो तुम लोग बोल पाओगे, नहीं भी चाहोगे तो भी बोल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। सो हमें सारे काम कैसे करने हैं, A to Z, तो A का उल्टा Z, Z का उल्टा A, किसी से अलविदा लेते क्या कहते हैं, बाय बाय, तो B का उल्टा Y, ये Y का उल्टा B। हमें खाने कुछ जंक फूड खाने का मन हो रहा है, चिप्स खाने का मन, सबसे फेवरेट चिप्स का नाम क्या है, क्रैक्स, C का उल्टा X, X का उल्टा C, ठीक है, फिर पीने का मन कर रहा है तो क्या पिएंगे, माउंटेन ड्यू, D का उल्टा W, W का उल्टा ड्यू, या सवेरे सवेरे जो ओस की बूंदे होती है वो भी ड्यू होता है। इसके बाद गाड़ी में जाना है, मैं घर तो गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं कौन सी गाड़ी में जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जाऊंगा, ईवी, ठीक है। इसके बाद उसके बाद कल से मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, किस चीज की, मार्शल आर्ट की, कौन सी मार्शल आर्ट की, कुंग फू, ठीक है, तो फू, ठीक है, यहां फू मारा जाता है और चोट लगने पे उफ की आवाज भी आती है, ठीक है। इसके बाद मैं गाड़ी लेके काम करने जाऊंगा, रोड बनाने जाऊंगा, मुझे मालूम है वहां लोग आएंगे जो मुझसे क्या मांगेंगे, गुंडा टैक्स मांगेंगे, कहां मांगेंगे, टी गार्डन में मांगेंगे, ठीक है। मैंने पढ़ाई कहां तक की है, हाई स्कूल तक की है, HS पढ़ा है मैंने, H का उल्टा S, S का उल्टा H, और ये हाई स्कूल की पढ़ाई करके मैं कहां काम करना चाहता हूं, मैं इंडियन रेलवे में काम करना चाहता हूं, I का उल्टा R, R का उल्टा I, ठीक है। और इंडियन रेलवे में जब मेरा काम नहीं होगा, जब मैं फुर्सत में बैठूंगा तो मैं क्या खेलूंगा, मैं ताश खेलूंगा। अब मुझे दो ही ताश पसंद है, कौन कौन, एक जोकर और एक क्वीन, J का उल्टा Q, Q का उल्टा J। और जब बोर हो जाऊंगा तो मोबाइल में कौन सी मूवी देखूंगा, आमिर खान की PK, P का उल्टा K का उल्टा P, और ऐसा करके मुझे भी जो है लव हो जाएगा, ठीक है। तो L का उल्टा O का उल्टा L, क्योंकि मैं भी कौन हूं, एक मैन हूं, मर्द हूं, M का उल्टा N, N का उल्टा M, क्योंकि मेरा भी मन है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई, तो पूरा याद हो गया, देख लो, मुझे लगता है याद तो हो जाना चाहिए, चाहोगे तो भी अब नहीं भूल पाओगे, ठीक है। पूरा कहानी बना दिया मैंने, क्या पूरा कहानी बना दिया, कहानी याद कर लो, हो गया। तो अगर याद हो गया तो चलो देखते हैं, ए का उल्टा क्या होगा, Z, B का ये A to Z, बाय बाय, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, कुंग फू, गुंडा टैक्स, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, PK, लव, मैन, याद हो गया ना। अब कहीं भी कोई तुमसे पूछेगा आसानी से बता सकते हो, अरे ये तो बेसिक है, यही नहीं करोगे तो कहां से बनाओगे सवाल। चलिए हो गया ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आप आते हैं रिवर्स अल्फाबेट वैल्यू रूल्स, कि अल्फाबेट रिवर्स तो सीख गए, ए का उल्टा क्या जेड, जेड का उल्टा क्या ए, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, वैल्यूज भी तो है, वैल्यूज है कि नहीं है। आपसे पूछा गया है कि ए जो है ना, ए का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, मैंने सब बना दिया है पर मैं आपको समझाऊंगा। देखो ए की रिवर्स वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताएंगे ए की रिवर्स वैल्यू क्या है। तो ए दिया हुआ है और ए का हमको रिवर्स वैल्यू पूछा है, तो हमें इतनी बात तो पता है कि ए की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ए की जो वैल्यू होती है, तो दो तरीका है इसका रिवर्स वैल्यू निकालने का। हम पहला तरीका बताते हैं, पहला तरीका है, अगर ए का रिवर्स वैल्यू निकालना है तो ये पता करो कि ए का उल्टा कौन होता है, जेड। तो आप बोलोगे सर ए का जो उल्टा होता है ना वो जेड होता है, हम बोला बिल्कुल सही बोले हो।
तो हम पूछेंगे z की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है, तो यही a का रिवर्स वैल्यू हो जाएगा। यानी किसी लेटर का अगर रिवर्स की वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है, पर a को उल्टा तरफ से गिने तो a कितने नंबर पे आएगा, तो ये बताने के लिए ये पता करो कि a का उल्टा कौन होता है। अच्छा, a का उल्टा z होता है, तो a को z की जगह पे रख दो, उल्टा हो गया। तो जो a का जो रिवर्स लेटर होगा z, उसकी जो वैल्यू होगी 26, वो a की रिवर्स वैल्यू होगी। क्या होगी? रिवर्स वैल्यू होगी। आपसे पूछेगा चलो बताओ z का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है सीधे सीधे गिने तो z की वैल्यू कितनी होती है, 26। अब बताना है नहीं z की वैल्यू 26 होती है, पता है, उल्टा वैल्यू कितनी होती है, तो ये पता करो z का उल्टा कौन होता है, a की जो वैल्यू होगी वही z का ऑपोजिट वैल्यू होगा। तो a की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, रिवर्स। ये हुआ पहला तरीका। अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है टोटल लेटर कितने होते हैं, 26, पर हमें कितने लेने हैं, 27। कितने लेने हैं, 27, क्योंकि हम ए का रिवर्स वैल्यू निकाल रहे हैं, ए को 2 बार काउंट कर रहे हैं। ए को कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार। ए का वैल्यू 1 है और ए की रिवर्स वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए को चूंकि 2 बार हम काउंट में लेके आ रहे हैं, तो 26 की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी, 27। सबके लिए एक ही नियम, 27। 27 में से क्या माइनस कर देंगे, हमको ए की रिवर्स वैल्यू निकालनी है, तो ए का रियल वैल्यू कितना होता है, 1। तो 27 में से 1 को माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 26। तो ये ए का रिवर्स वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का रिवर्स वैल्यू आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ टी का रिवर्स वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है टी माने T20 मैचेस, तो रियल वैल्यू हमको पता है। आपसे पूछा चलो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये बताओ कि टी का उल्टा वैल्यू क्या होगा, तो पहले ये पता करो टी का उल्टा कौन होता है, टी गार्डन। तो यहाँ कौन होगा, जी की वैल्यू कितनी होती है, तो 7। तो जो जी का वैल्यू होगा वही टी का कौन होगा, रिवर्स वैल्यू होगा, वही टी का कौन होगा, रिवर्स वैल्यू होगा। निकालना है तो निकाल लो। देखो कितना लेंगे, 27 में से क्या माइनस करेंगे, जो टी का रियल वैल्यू है, सीधे तौर पे गिनने 20 आता है ना, यहां से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7। ये हमारा जी का रिवर्स वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिवर्स वैल्यू आ जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एच लेते हैं। हमसे पूछा एच का रिवर्स वैल्यू कितना होगा, हमें पता है एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। एच की वैल्यू 8 होती है। पहला तरीका ये है कि अगर हमें एच को उल्टा गिनेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले ये पता करो एच का ऑपोजिट कौन होता है, एस। और एस की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा था राजा की शादी हुई थी 18 साल, राजा आर जो राजा बना था 18 साल पे शादी हुई थी उससे 1 साल की उम्र की लड़की से, 19 साल की लड़की से, तो एस की वैल्यू कितनी हुई, 19। तो जो एस की वैल्यू होगी वही एच की क्या होगी, रिवर्स वैल्यू होगी। तो कोई पूछेगा कि एच का उल्टा वैल्यू क्या होगा, तो जो उसका ऑपोजिट लेटर है एस, इसकी जो वैल्यू होगी 19, वही एच का क्या होगा, रिवर्स वैल्यू होगा। निकाल सकते हो। 27 में से क्या माइनस करेंगे, एच की रिवर्स वैल्यू निकालनी है, तो 27 में से एच की रियल वैल्यू को माइनस करो, 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 19 आएगा। हमको 19 आएगा। मान लो हमें एल का रिवर्स वैल्यू निकालना है, हमें एल का क्या निकालना है, रिवर्स वैल्यू निकालना है। तो एल का अगर रिवर्स वैल्यू निकालना है तो एल की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 12। एल की वैल्यू कितनी होती है, 12, क्योंकि एम 13 होता है तो एल पीछे वाला एल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता करना है एल का उल्टा वैल्यू कितना होता है। एल का उल्टा कौन होता है, टू लव, लो बोलते ओ, और ओ की वैल्यू कितनी होती है, तो 15 होती है। ओ की वैल्यू कितनी, 15। तो जो ओ की वैल्यू होगी, जो कि एल का ऑपोजिट लेटर है, ओ एल का ऑपोजिट लेटर है, तो जो ओ की वैल्यू होगी वही एल की क्या होगी, रिवर्स वैल्यू होगी। तो एल की रिवर्स वैल्यू हो जाएगी 15, क्योंकि एल के ऑपोजिट में कौन बैठता है, वो बैठता है। या ऐसे निकाल सकते हैं 27 में से हमें एल का रिवर्स वैल्यू निकालना है, एल का रिवर्स वैल्यू निकालना है तो 12 को जो रियल वैल्यू है इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, जो कि एल का रिवर्स वैल्यू है। एल का क्या है, रिवर्स वैल्यू है। तो इस तरह से किसी भी लेटर का रिवर्स वैल्यू निकालने के लिए उसके हम क्यों माइनस करने जाए, उसका जो रिवर्स लेटर है उसका वैल्यू तुमको पता है, वही उसका रिवर्स वैल्यू हो जाएगा। हमें ए का रिवर्स वैल्यू पूछना है, ए का उल्टा जेड होता है, जेड का वैल्यू 26 होता है, यही 26 ए का क्या होगा, रिवर्स वैल्यू हो जाएगा। हम क्यों माइनस करने जाए, सेकंड तरीका ये बता दिए, फर्स्ट तरीका ये बता दिए, ताकि जिस टेक्निक से आपको लगे कि हाँ ये आसान है, आप उसी टेक्निक को यूज कीजिएगा ना। इसलिए हर चीज, हर वेपन आपके पास अवेलेबल होगा। बैटल फील्ड में जाना है तो वेपन तो धार करना ही पड़ेगा ना, एक्यूमेन आपको होना ही पड़ेगा। आगे बढ़े क्या, अब सीधे कहाँ आते हैं हम लोग, सवाल पे।
यहां पे मैं आपको बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। यहां पे आपको ये नहीं देखना है कि कितने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे मैं जैसे कि ये वाला अभी एक टाइप नंबर 1 लिया, यहां कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर मैं समझा दूंगा तो इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। तो 4 कराऊं या 40 कराऊं, एक ही बात तो है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे क्या है। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग को जब सॉल्व करने के क्रम में ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया है मैंने। बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बेसिक से एडवांस। ये भी एग्जाम में आए हुए सवाल है। सवाल टाइप नंबर 1 में है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोई एक भाषा है, हमें नहीं पता, उस भाषा में, ठीक है, उस भाषा में द लेटर्स आर कोडेड एज फॉलो। ये जो कोडेड एज फॉलोस, SBCPNEOHRM, ये लेटर दिए हुए हैं और इनको कोड किया गया ऐसे, एस का मतलब 0, बी का मतलब 9, सी का 3, पी का 7, एन का 1, ई का 6, ओ का 4, एच का 8, आर का 5, एम का 2। तो उस लैंग्वेज में इतने सारे लेटर्स को इस तरह से कोड किया गया है। तो आपको बोला है फाइंड द कोड ऑफ ईच वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसी लैंग्वेज में कम का, रोज का, नोस का, प्रोम का कोड क्या होगा, यानी आपको इसको डिकोड करके, जो कोड किया हुआ है आपको डिकोड करना है, डिकोड करके इनको फिर कोड करना है। ये टाइप नंबर 1 है, बड़ा मजा आएगा करने में, आराम से देखो। पहला क्वेश्चन कौन है? कम। पहला क्वेश्चन है कम। तो पहला क्वेश्चन अगर कम है तो देखो यहां पे सी है, तो सी अगर है, टेबल में सी है कि नहीं है? सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां लिखा मैंने 3। ओ आ गया, ओ की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है? 2, और ई की वैल्यू कितनी है? 6। तो हमारा आंसर होगा 3, 4, 2, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? ए नंबर। ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका करने का। है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो कोई भी देख के बना लेगा। बस यहाँ पे देखना है, डालना है, देखना है, डालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो कर सकता है लोग, ये सवाल को लोग ऐसा भी दे सकता है कि ये बताइए कि 2, 6, 7, 0 ये कौन सा, डिकोड करो इसको। तो 2 माने कौन है? 2 मतलब हो गया एम, 6 मतलब कौन हो गया? ई, 7 मतलब कौन हो गया? पी, और 0 माने कौन हो गया? एस, मैप्स। ये इसका आंसर। तो नंबर दे देगा, बोलेगा लेटर निकालो या वर्ड निकालो, या बोलेगा कि इस नंबर को जब आप लेटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या कोई वर्ड बनता है? तो मैप्स कोई वर्ड तो है नहीं, बस एक लेटर है। तो ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ द अबव। मैंने कहा ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका करने का। मैंने शुरू में क्या लिखा था? हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आसान सवाल हो या टफ सवाल हो, कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे स्मार्ट तरीके से। आपको निकालना है COME। जरा देखो, तुम जरा ध्यान से देखो, हाँ मजा आ जाएगा। देखो, और जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, आगे आने वाले सब में यही अप्रोच अप्लाई करना है, तो मैं आराम से समझाऊंगा। एक तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका, सी को लिखो, ओ के लिखो, एम को लिखो, ई को लिखो। ये हुआ मेहनत करने वाला तरीका, जो लेबर लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, ठीक है, लेकिन पैसा आता है फिर भी उनके पास नहीं, कैटेगरी बदलती नहीं है। तो आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है, आंसर तो वही आएगा। देखो, आप ऑप्शन देखो, शुरू का 2 यहां 3 है, और ये 4 है, ये 3 है, यानी कि शुरू में 3, 3, 3 है। तो फर्स्ट लेटर क्या आया? 3। तो फर्स्ट अगर नंबर 3 आया है तो आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन सी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर में फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहां 3 है नहीं है, तो ये तो आउट हो गया। एक तरीका होता है ये, पर ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना। यहां देखो, यहां 6 है और यहां भी 6 है, ठीक है, और यहां 1 है, यहां 4 है, लेकिन लास्ट में हमारा कितना आएगा? तो ई को देख के मालूम चलता है कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। यानी अगर लास्ट में 6 आएगा तो ये 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, और ये 4 भी नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए, तो आंसर हमारा 6 और 6 होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और शुरू में 3 भी नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं है? ये भी एक तरीका हुआ, पर ये भी स्मार्ट तरीका नहीं है। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर भी इसमें स्मार्ट तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसको, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो किसी भी अप्रोच से कर लो, फटाफट हो जाएगा, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन जरा देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, चारों अलग अलग है ना, है कि नहीं है?
तो सामने से तीसरा लेटर या पीछे से लास्ट सेकंड लेटर ही खाली अगर निकाल लो तो तुम्हारा आंसर हो जाता है। हाँ, तो बताओ पीछे से लास्ट सेकंड कौन है? एम, और एम की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमें यह देखना है कि लास्ट सेकंड लेटर या शुरू से तीसरा वाला का 2 कहां पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब आउट, बाकी सब आउट। तो तुम मुझे बताओ, मुझे सी का, ओ का, ई का निकालने की जरूरत है? क्यों निकालूं? तुम भी सॉल्व किया, हम भी सॉल्व किया, तुमको 5 सेकंड लगा, हमको देखते ही मेरा आंसर आ गया 1 सेकंड में। 4 सेकंड तो मेरा बचा, मैं 4 सेकंड कहीं और किसी क्वेश्चन का पहला हाफ लाइन पढ़ लूंगा उतना में। जब तुम शुरू करोगे मैं हाफ लाइन पढ़ चुका हूँ, फर्क पड़ जाता है भैया। 25 लाख लोग भरते हैं, 30 लाख लोग भरते हैं 4000 की नौकरी के लिए। नौकरी किसकी होगी? जिनकी सोच इस तरह से होगी, नौकरी उन्हीं की होगी। ये कोई मजाक नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। टफ होगा ना तो यही अप्रोच इतना काम आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये हमने कर लिया, समझ में आया कैसे कैसे करना? समझ में आ रहा? स्मार्ट बनो। अरे भाई, इफ देयर इज अ क्विकेस्ट वे, अगर कोई आसान और फास्ट तरीका है वही आंसर तक पहुंचने के लिए, उसी जगह पहुंचने के लिए, तो मैं फालतू का मेहनत करना क्यों जाऊं? जबकि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन मैं स्मार्ट हूं। अब आ जाओ यहां, रोज, ROSE। अब जरा बताओ, यहां लास्ट में 6 और 6 है, यहां 5 5 है, यहां देखो 6 4 0 4, यहां भी 2 रिपीट हो रहा है, 4 4 5 यहां भी रिपीट हो रहा है, यानी हर जगह 2 ना 2 तो है ही। तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो? 2 से 3 सेकंड में तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखो यहां पे लास्ट में कितना है? ई है, ई की वैल्यू कितनी है? 6, 6 यहां पे है, तो ये वाला आउट, ये वाला आउट, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई होगा कि नहीं होगा? तो पीछे वाला देखो, एस वाला, एस की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखो 6 के पहले 0 यहां पे है, 6 के पहले यहां 5 है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो गया हमारा आंसर। हार्डली 2 सेकेंड, हार्डली 2 सेकेंड। जब तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा ना, जब तुमको क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तब तुम उस समय ये बोलेगा, उफ 10 सेकेंड मिलता तो मैं ये सॉल्व कर देता। और जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है और जब तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन 2 घंटे में भी नहीं होगा हमसे, रहने दो, फिल्म देख के आता है। और जब बन रहा होगा ना, तो 5 सेकेंड भी, काश काश 5 सेकेंड मिल जाता तो मैं ये भी कर देता, होता है ना। नोज, अब तुम नोज में आ जाओ। देखो नोज में 6 0 1 2 चारों अलग अलग है, तो खाली पहला वाला चेक करो, एन की वैल्यू कितनी है? 1, ये रहा 1। और कहीं 1 है? यहाँ 1 6 नहीं है, यहाँ 0 है, नहीं होगा, यहाँ 2 है, नहीं होगा, खत्म। मैं एक ही बार तुमको बताया कैसे करते हैं, लेकिन करना कैसे है अब वो बता रहा हूं। अब आते हैं प्रोम में, अब आते हैं प्रोम में। अब देखो 5 2 7 6, फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट है, तो आप पी की वैल्यू कितनी है भैया? 7। 7 कहां है? यहां है? नहीं, यहां है? नहीं, यहां है? नहीं, ये रहा आंसर। मुझे और चेक ही नहीं करना है, मेरी मर्जी। आपको मेरी बात समझ में है? मुझे चेक, मैं क्यों चेक करूं? अरे मेरा आंसर हो गया, तुमको जैसे बनाना है तुम बनाओ, मेरा हो गया काम। तुमको 1 मिनट लगा, मेरा 10 सेकंड में काम खत्म हो गया। अरे भैया 10 सेकंड में 50 सेकंड मेरे पास है, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकता हूं 2 और। तो बोलो ये वाला पार्ट समझ में आया? ये हो गया बहुत सिंपल, मैंने जस्ट देखो डिकोड कर दो। देख पी का 7, पी को 7 लिख दो, एन का 1 इनका लिख दो। यहां जो लेटर दिए होंगे ना, ये सारे वर्ड इन्हीं से बने हैं, इनके बाहर के नहीं है। ये वर्ड ऐसे टाइप वाले जो बोर्ड पे दिया हुआ उसी से, COME मिल जाएगा, COME मिल जाएगा, नोज मिल जाएगा, NOS और E मिल जाएगा। इसके बाहर का नहीं होगा, बाहर का होने से नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई कंडीशंस वगैरह नहीं दिए हुए हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों की? तो ये हमारा टाइप 1 क्लियर हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं बोर्ड में हमारे क्या है। अरे भैया हो रहा का? हाँ जी, अब यहां पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कंडीशन डाल दिया है, थोड़ा सा कंडीशन डाल दिया है, देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी ऑब्जर्व। तुमको पता है ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, तुमको पता है कितने पेज का है? 200। और मुझे इसको बनाने में लग गए थे कम से कम 21 दिन, क्योंकि ये कहीं इंटरनेट पे, बुक में, कहीं पे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके नहीं आया है। खोज के, समझ के, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके, आगे देखना पूरे एग्जाम में क्वेश्चंस लिखे होंगे, खाली क्वेश्चंस लिखे होंगे।
मजा आ जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग जो कर लेगा ना, उसको लगेगा नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट था, उसको महसूस हो जाएगा। अब बताओ, स्टडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, पहले इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड कीजिए। फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी ऑब्जर्व, जो कंडीशन दिया गया है ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दिया हुआ है, और ए बी जे आई एच सी डी ई एफ जी एफ, एफ का 0, जी का 9, ई का 8, डी का 7, सी का 6, इस तरह से ए का 1, बी का 2, जे का 3, आई का 4, एच का 5। जो यहां दिया है आपको सच मानना है, आपको ये नहीं पढ़ना है अरे आई तो 9 था या 4 दिया, नहीं, जो दिया है उसके बाहर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है आप समझो। कंडीशन आपको तो क्वेश्चन दिए है ना, 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हैं। कंडीशन देखो, इफ द फर्स्ट नंबर इज एन ऑड, जो भी यहां दिया है पहला नंबर अगर ऑड होगा, पहला नंबर अगर ऑड होगा तो उस ऑड नंबर का कोड क्या होगा, एक्स। यहां पे कहीं भी एक्स है नहीं, तो ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, पहला नंबर अगर ऑड नहीं है, तो आपको फिर कुछ और कंडीशन होगा। इफ द लास्ट नंबर इज एन इवन, अगर लास्ट नंबर क्या हो, इवन हो, तो उसका कोड क्या होगा, वाई। if the either 4 and 9 is in between the number, कह रहा है अगर 4 और 9 नंबर के बीच में होंगे, कहीं पे बीच में होंगे, देन उसका कोड क्या होगा, z। 3 कंडीशन है। अब ये कंडीशन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अतरंगी भी हो सकते हैं, फतरंगी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा आपको। चलो, ये पहला सवाल है। सवाल आपको क्या दिया हुआ है, 987654। तो कंडीशन में देखो, बोला था पहला नंबर अगर ऑड हो, जो कि है 9, क्या है, ऑड है, तो ये 9 का कोड क्या होगा, x। तो 9 का कोड अगर x होगा, तो पता है हमारा आंसर में जो पहला डिकोड होगा वो x होगा। तो बताओ यहाँ पे x है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ x है, हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे सवालों में नन ऑफ दीज भी नहीं ही होता है, ज्यादातर हो सकता है, लेकिन कंसीडर करना है। तो या तो आंसर होगा x ये वाला है, तो कोई और वाला है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद एक तरीका बताऊंगा। देखो 9 8 7 6 5 और 4, ये तरीका जानने के बाद जो है ना मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये 9 ऑड है, इसकी वैल्यू होगी x। बाकी आगे के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया है। अच्छा, लास्ट नंबर अगर इवन है, जो कि है, तीसरा कोड क्या होगा, y। तो मतलब लास्ट में y कहां पे है, लास्ट में वो y खाली यहाँ पे है, यहाँ y है, तो ये भी बाहर हो गया, यानी आंसर कौन होगा, बिना बीच का चारों का निकाले, फर्स्ट और लास्ट का निकाले भी आपका आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है कि नन ऑफ दीज हो। तो देखो 8765, 8 पे कौन है, E, 7 पे कौन है, D, 6 पे कौन है, C, और 5 पे कौन है, H। तो XEDCHY, XEDCHY यानी कि ए नंबर ही हमारा आंसर था, ए नंबर ही हमारा आंसर था। देखिए कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। चलो, अब ये तो हो गया, फर्स्ट और लास्ट को भी हमने जब निकाला बिना बीच के निकाले, तब भी हमारा x और y आंसर आया, क्योंकि शुरू में x होगा, लास्ट में y होगा। क्योंकि शुरू में ऑड था, x होगा, लास्ट वाला नंबर इवन था तो y होगा। x और y सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में था, बाकी किसी में नहीं था। लेकिन मन में डर रहता है ना कि ये इन तीनों को तो आउट कर देंगे, ये बड़ा परेशान करता है नन ऑफ दीज। तो कोई बात नहीं, आप कर लो ना, 8765 निकालने में कितना ही लेट लगता है। पर ऐसे सवालों में जब हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है, 1 मिनट बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, तो वहां पे तुम चांस ले लो, भैया आंसर यही होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तुक्का नहीं मार रहे हो। आपका जो आर्गुमेंट है वो काफी लॉजिकल है कि भैया ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लास्ट मिल गया हमारा, बीच का तो मिल ही जाएगा। एक तो वही है। दूसरा, फर्स्ट वाला ऑड है, लास्ट वाला इवन है, एक तो एक्स वाई, इससे भी आंसर 1 नंबर आ रहा है। दूसरा देखो, आपको पता था कि सी नंबर और डी नंबर, ई नंबर हटा दो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सही है, आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, आंसर या तो ए होगा, आंसर या तो बी होगा। तो तुम मुझे बताओ, XEDCH, XEDCH शुरू का 5 सेम है ना। देखो मान लो हम फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, अभी हमने 9 को भी कोड नहीं किया है, 4 को भी हमने कोड नहीं, कुछ भी नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि जब ये देखा मैंने कि पहला वाला क्या होगा, ऑड होगा, एक्स होगा, तो ये वाला आउट हो गया, ये वाला आउट हो गया, इसको भी हटा ही दो।
लेकिन इन दोनों में जो भी आंसर होगा आगे एक्स के बाद चेक करने से पहले दिमाग लगाओ कि यहाँ ई है यहाँ भी ई है, तो दोनों सही होगा। डी डी सी सी एच एच, तो एक से लेके एच एक से लेके एच दोनों में सही। इन दोनों में से कोई अगर एक आंसर होने वाला है तो हम क्या बेवकूफ है? अरे खाली लास्ट वाला चेक करो ना। अरे क्योंकि शुरू का 1 2 3 4 5 तो सेम ही है, हम क्यों चेक करें उसको? वो तो आएगा ही, बेवकूफ थोड़े ना है। क्या चेक करेंगे? लास्ट का। तो सीधे लास्ट पे आओ और देखो भैया तुम तो इवन हो, और तुम अगर इवन हो तो बोला है कि लास्ट नंबर अगर इवन होगा तो लास्ट लेटर क्या होगा? वाई होगा। जो केवल यहाँ वाई है तो ये आउट हो गया कि नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? तो बताओ क्या तुमको ई डी सी एच चेक करना पड़ा? क्यों चेक करोगे? क्यों चेक करोगे? जब दोनों में कोई एक आंसर होगा, शुरू का 5 लेटर सेम है, तो जो अनकॉमन है वाई और आई, इसको चेक कर लो। आपका आंसर 1 से 2 सेकंड लगेगा आंसर निकलने में। इसके लिए प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस क्यों करनी होगी? अभी आपको ब्रेन को ये डेवलप नहीं हुआ ना कि ऐसे भी होगा और ऐसे भी करना पड़ेगा। तो अगर 500-600 सवाल जब कर लोगे तो मजा आ जाएगा। मेरे यहाँ 50-60 सवाल होते नहीं है, ठीक है। अब अगर ये समझ गए हो तो मेरे ख्याल से वहां भी तुम अच्छा बोल पाओगे, ठीक है। नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूं, 2 7 4 6 क्या है 0 1 0 1। चलो ये 6 नंबर सवाल है, देखते हैं कंडीशन में फुलफिल होता है कि नहीं होता। अच्छा ऑप्शन देखो जरा, ये देखो बी डी जेड बी डी जेड बी डी आई है ना। चलो 2 है। मुझे एक बार बताओ, ना फर्स्ट लेटर ऑड है ना लास्ट लेटर इवन है, ना फर्स्ट लेटर ऑड है ना लास्ट लेटर इवन है। तो ये दोनों कंडीशन में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो सीधा सीधा कोड है भैया, सीधा टेबल देख के उतार दो, सीधा टेबल देख के उतार दो। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ लास्ट में क्या है? 1 1 का कोड क्या है? ए। तो यहाँ पे कौन होगा? ए। तो ये वाला नहीं होगा, लास्ट में वाई है। ये वाला नहीं होगा, लास्ट में एफ है। इसको भी हटा के बाहर फेंको। अब देखो इन दोनों में कोई एक होगा ना, तो लास्ट सेकेंड लेटर यहाँ एफ है, यहाँ पे कौन है? सी है। एक और चेक करना है, एक और चेक करना है। ये 0 और 0 की वैल्यू कितनी है? एफ। तो हमको लास्ट पीछे से क्या चाहिए? ए एफ, और ए एफ खाली यहाँ पे है, ये आंसर हो गया, ये आउट। आपको बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात देखो, 4 और 9 अगर बीच में हो, 4 या 9 बीच में हो, तो उसको क्या लिखेंगे? Z। तो बताओ बीच में कौन है? ये है कि नहीं है? तो थर्ड लेटर कौन होगा? Z। वो तो यहां भी है Z, यहां भी है Z, इसलिए हमने उसको चेक नहीं किया। तो ये बुद्धिमानी नहीं है कि अगर लास्ट वाला 1 मतलब A है तो A के पहले या तो F होगा, A के पहले या तो C होगा। यहाँ पे A नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ A नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी हटा ही दो। तो A के पहले A या तो F होगा, A के पहले C होगा। तो A माने 1, 1 के पहले 0 है और 0 की वैल्यू F है, यानी A के पहले F आएगी। एक नंबर आंसर खत्म। 2 से 3 सेकेंड, इससे ज्यादा अगर आपने यूज किया तो यू आर अ क्रिमिनल, ठीक है। अब आते हैं इधर में 398756 लिख देते हैं इसको, हाँ 3987, और पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ, हाँ बोलोगे। चलिए बताइए, बोला है फर्स्ट लेटर ऑड हो लास्ट लेटर इवन हो तो एक सरवाई होगा। तो फर्स्ट लेटर क्या है? ऑड है, ये एक्स होगा, और ये क्या होगा? वाई होगा। तो देखो ना, शुरू में एक्स ये है, लास्ट में वाई है, नहीं है, नहीं होगा। शुरू में जे नहीं होगा, शुरू में एक्स चाहिए, यहाँ जे है। शुरू में एक्स चाहिए, लास्ट में वाई चाहिए होगा। शुरू में एक्स चाहिए, लास्ट में वाई चाहिए, यानी कि बी और डी में से कोई आंसर होगा। इसको ही बाहर ही कर दो, बी और डी में से कोई आंसर होगा। लेकिन ये हो गया तुम्हारा, ओके। नेक्स्ट और कुछ, y के पहले देखो, इन देखो y h d e g, y h d e g, y h d e g, ओ ये अच्छा सॉरी यहाँ पे है, सॉरी y, अच्छा देखो y के पहले यहाँ पे h है और y के पहले यहाँ पे d है, 5 है। 5 की वैल्यू कितनी होगी? h। तो y के पहले कौन होगा? h। तो y के पहले कौन होगा यहाँ पे? h। तो हमारी वैल्यू कौन होगी? b नंबर। यहाँ y के पहले d है, जबकि y के पहले कौन होना चाहिए? h होना। तो ये वाला आउट हो गया। तो हमारा आंसर कौन हो गया? x g e d h y, है कि नहीं? अच्छा और कुछ छूटा है? यहाँ पे एक चीज छूटा है,
9। देखो आइदर 4 और 9 इज इन बिटवीन द नंबर, अगर संख्याओं के बीच में कहीं पे 4 और 9 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, z होगी। जबकि यहाँ 9 था ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, z। तो यहाँ पे यहाँ z है, आपने गौर किया, नहीं है, यानी ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। देखो फंस गए, हमारा आंसर कौन होगा, इसलिए पहले मैंने आंसर करवाया, तुमको फंसाया, फिर तुमको वापस लेके बता रहे हैं कि देखो कहाँ गिरा है तुम। क्योंकि देखो हमने कहा था नंबर्स के बीच में कहीं भी 4 और 9 लिखा हो, जैसे कि देखो 3 और 8 के बीच में 9 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, z। तो अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है, मैं बैठा हूं एग्जाम में, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 3 9 8 7 5 6 लिख दिया। मैं कैसे करता सॉल्व, मैं ऐसे करता, मेरे को एक ही चीज देखना है, मेरे को देखना है नंबर के बीच में कौन है, 9। तो दूसरा लेटर जो मेरा आंसर होगा डिकोड करने के बाद, वो सेकेंड लेटर कौन होगा, z, और वो किसी में नहीं है, तो आंसर कौन होगा, नन ऑफ दीज। एक लेटर को डिकोड करके, सिर्फ एक लेटर को डिकोड करके, सिर्फ एक लेटर को डिकोड करके मैंने आंसर निकाल दिया। कितना सेकंड लगेगा, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, चलो दे दिए तुमको। अरे 5 सेकंड कैसे आता है, 1 2 3 4 5, राजेश तो निकल गया एग्जाम देके। आप मेरा बात समझ रहे हो, तो बी स्मार्ट ना, स्मार्ट सोचो स्मार्ट करो। तो देखो यहाँ पे बोला था ना कि 4 और 9 बीच में हो, तो भैया हमको 9 दिख गया, मैं इसको नहीं देखूंगा ऑड, क्योंकि एक्स होगा, ये वाई होगा, मुझे पता है कई सारे ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो बी में मिल गया, डी में मिल गया, तो मैं तुमको यहाँ ये सिखा रहा हूँ कि आंख बंद करके आंसर मत कर, सर ने कहा था शुरू में एक्स मिल गया, टिक मार के निकल जाओ, बाद में मालूम चला नन ऑफ दीज आंसर हुआ। मैं देखूंगा यूनिक वाला पॉइंट, जो मेरे को परफेक्ट आंसर देगा, जो मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, वो होगा भैया बीच में 9 है, 9 का मतलब z है, फर्स्ट सेकंड लेटर z होगा, सेकंड लेटर z होगा, कहीं भी है जी 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 जी, और आंसर कौन होगा, नन ऑफ दीज। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ में आया, तो बोलो स्मार्ट अप्रोच है कि नहीं है। तो मैंने हाउडी में तो नहीं लिखा था ऊपर में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भैया, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब कंडीशन 5 हो गया, यही होता है, पहले कंडीशन नहीं था, फिर 3 कंडीशन आए, अब कितने कंडीशन है, 5। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर अगर स्मार्ट हो तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन दे देता है, यानी इस कंडीशन को समझ गए तो 5 नंबर तो कहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़ता। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर आपके आते हैं एसएससी वगैरह में, ज्यादा आते हैं सीजीएल वगैरह में आते हैं, बैंक में भी आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो डिजिट्स दिए हुए हैं 7350216498, और 7 की वैल्यू कितनी है, n है, 3 की h है, 5 की l, o की t, 2 का f है, 1 का d है, 6 का r है, 4 का q है, 9 का g है, 8 का p है। हम 6 को r लिखेंगे, 1 को d लिखेंगे। ये तब करेंगे जब हमें जो डिकोड करने के लिए जो दिया गया है उस पर अगर कोई भी कंडीशन अगर लागू नहीं हो रही है, कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो जैसे है वैसे उतार देंगे, और जहां जहां कंडीशन लागू होगा वहां वहां कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा भैया। चलो देखते हैं कौन सा वर्ड है भैया, कह रहा है बता दो कि 1375490, यही सवाल है, और कह रहा है भाई इसको डिकोड करोगे तो क्या मिलेगा। भैया तुम एक बात बताओ हमको, यहाँ टी है, यहाँ पे लैमेड पाउंड है, यहाँ जी है, यहाँ हैशटैग है, और ये नन ऑफ दीज है, 5 अलग अलग है ना। तो बुद्धिमानी तो यही बोलता है, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, मैं भी फुड़के बन रहा हूँ। इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन, कह रहा है कि पहला डिजिट अगर इवन हो, या पहला डिजिट इवन है क्या, नहीं है, तो ये पहला कंडीशन इसमें लागू नहीं होगा। फिर पढ़ते हैं, फर्स्ट अगर पहला डिजिट अगर इवन हो और लास्ट डिजिट कौन हो, ऑड हो, देन दे आर टू बी कोडेड एज $, एंड @ यानी यहां पे अगर इवन होता, मान लो फर्स्ट लेटर अगर 2 होता और लास्ट कौन होता, 4 होता, अगर ऐसा होता फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, तो जो इवन वाला है ना, इसको डॉलर का साइन में कन्वर्ट करते, सॉरी अरे यार ये ऑड था ना, क्या था, ओ इवन ही था, ये क्या था, ऑड, 3, तो इसे डॉलर देते इवन वाले को, और ऑड वाले को क्या देते, @ देते। ऐसा होता तो फर्स्ट लेटर इवन होता तो उसके लिए $, लास्ट लेटर अगर ऑड होता तो उसके लिए @ साइन। तो ऐसा तो है नहीं, उल्टा है,
पहला ही ऑड है, लास्ट जीरो है। जीरो अब इवन है कि ऑड है वो क्वेश्चन में बताएगा। दूसरा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, फर्स्ट लेटर अगर ऑड हो, जैसे कि मान लो पहला मैंने 3 लिखा एंड लास्ट डिजिट इज इवन, और लास्ट वाला मान लो 4 लिखा, पहला ऑड लास्ट वाला इवन, दे आर टू बी कोडेड एज हैशटैग एंड पाउंड। तो अगर ऐसा होता तो ऑड को कैसे लिखते हैं, हैशटैग, और इवन को कैसे लिखते हैं, पाउंड। ऐसे लिखते हैं। चलो ऐसे तो है, ऐसा यहाँ पे, यहाँ तो ऑड है, पर जीरो के बारे में आगे देखते हैं। देखो जीरो के बारे में, देखो 5 नंबर में, जीरो इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इवन और ऑड। जीरो ना तो इवन है और ना ही ऑड है। अब कंडीशन में देखो, फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड, फर्क है ए एंड डी, और एक होता है और। एंड का मतलब है दोनों होना चाहिए, मतलब पहला लेटर ऑड भी होना चाहिए और लास्ट लेटर इवन भी होना चाहिए, तभी दोनों को कोड करना है। लेकिन देखो पहला लेटर ऑड, ऑड है, लास्ट लेटर जीरो, जीरो ना तो इवन है ना ही ऑड है, तो ये किसी भी कंडीशन में आया, क्योंकि एंड बोल। अगर यहां और लिखा होता ना कि फर्स्ट डिजिट इज ऑड और लास्ट डिजिट इज इवन, या तो पहला लेटर ऑड हो या लास्ट लेटर इवन हो, तो हम कर सकते थे। पर एंड बोला है, मतलब ये भी ऑड होना चाहिए और ये इवन होना चाहिए, पर जीरो ना तो इवन है ना ही ये ऑड है, तो ये 2 नंबर कंडीशन यहां लागू होगा, नहीं होगा। चलो ये गया। तो एंड और फर्क समझ में आया। तीसरा ऑप्शन है, इफ जीरो इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। कह रहा है जीरो कहीं भी हो और प्रीसीडेड, मतलब जीरो के पहले कौन हो, जीरो इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड डिजिट, मतलब जीरो के पहले भी एक ऑड नंबर हो, जीरो के बाद भी एक ऑड नंबर हो। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे आना, फॉलोड माने आगे आना, और क्या लिखा है एंड, क्या लिखा है एंड, मतलब दोनों होना चाहिए। अगर जीरो के पहले ऑड हो, जीरो के बाद भी ऑड हो, जैसे कि 3 0 7, और देखो जीरो के पहले भी ऑड हुआ और जीरो के बाद भी ऑड हुआ। अगर ऐसा कहीं में मिल गया तुमको, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जीरो को क्या कोड होगा, स्टार। तब इस जीरो के लिए क्या लिखेंगे, स्टार। जीरो का सिंबल क्या होगा, स्टार। तो जीरो का सिंबल स्टार होगा जब ऐसा होगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो जीरो माने क्या होगा, टी। ये बेसिक समझा रहा हूं, पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चौथा ऑप्शन क्या है, इफ जीरो इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एन इवन डिजिट। यहां जीरो है, जीरो के पहले अगर इवन हो, जीरो के बाद अगर क्या हो, इवन हो, दोनों कंडीशन एंड बोला है। और अगर बोलता और, तो या तो पहले इवन हो या बाद में इवन हो, कोई एक होना चाहिए। पर एंड बोल दिया, दोनों तरफ इवन होना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा 2, यहां लिखा 0, यहां लिखा 4। देखो जीरो के पहले इवन है, जीरो के बाद भी इवन है, और एंड बोला है, दोनों तरफ इवन होना चाहिए। अगर और बोलता ना, और मतलब या तो इधर में इवन हो या फिर इधर में इवन हो, कोई एक तरफ अगर इवन हो, तो और में क्या होता है, अगर दोनों तरफ इवन है तो भी चलेगा और कोई एक तरफ है तो भी चलेगा। लेकिन अगर एंड बोल दिया है ना, मतलब बाईं ओर भी इवन होना चाहिए, दाईं ओर भी इवन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस जीरो का कोड क्या होगा, एरो मार्क। तो इस जीरो का जगह हम क्या डालेंगे, एरो मार्क। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो चलो अब मैं तुमको समझाता हूं फिर से बेसिक करके कि हम लोगों ने क्या देखा। ध्यान से सुनना। अभी फर्स्ट कंडीशन, ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ये सब नहीं करना है, इस दिमाग में होगा। देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। पहला कंडीशन है फर्स्ट डिजिट, और ये कौन है, लास्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट कौन होगा, इवन एंड, अच्छा क्या बोला है, एंड ना, एंड, और लास्ट डिजिट क्या होगा, ऑड। तो जो इवन है ये हो जाएगा डॉलर, ये हो जाएगा @ ये हमने सीखा। दूसरा कंडीशन, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट डिजिट कौन हो, ऑड, और लास्ट डिजिट कौन हो, इवन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा हैशटैग, और ये हो जाएगा पाउंड। और दोनों कंडीशन होना चाहिए, एंड बोला है, दोनों कंडीशन बोला है, एंड बोला है। अच्छा तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है जीरो के साथ, 2 तरह का जीरो बोला है, जीरो के पहले ऑड नंबर, जीरो के बाद भी ऑड नंबर। अगर ऐसा हो तो ये जीरो का कोड क्या होगा, स्टार। चौथा कंडीशन, जीरो के बाद इवन नंबर, जीरो के बाद भी इवन नंबर, तो जीरो की वैल्यू क्या होगी,
एरो मार्क, अपर एरो। और पांचवा कंडीशन क्या है, जो जीरो है ये ना तो इवन है और ना ही ये ऑड है। देखिए ये कंडीशन को मैंने सिंबल के तौर पे मैंने लिख के बताया कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। जब आप शर्तों को अच्छी तरह समझते हैं, उसे सीखते हैं, दिमाग में डालते हैं, तो क्वेश्चन तो हलवा है, क्वेश्चन सिर्फ हलवा है। ठीक है, ये मैंने कंडीशन आपको लिख के दिया कि भैया होता कैसे है। ठीक है, अरे क्या हुआ मांझा? हाँ ठीक है, ये वाला हुआ, चलो ये वाला हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो देखो जब आप बेसिक करते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए, ताकि आप जब खुद से जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मेरी बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, और अगर मेरी वहां जरूरत अगर पड़ गई तो याद रखना मैं हेल्प तो करूंगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो 1375490, चलो देखते हैं। तो पहला पहला ऑड तो है, ये सेकंड कंडीशन ऑड तो है, पर लास्ट वाला जीरो, वो तो जीरो तो ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो सेकंड कंडीशन लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा फर्स्ट वाला भी नहीं लगेगा, बोला पहला इवन, तो पहला इवन भी नहीं है, खत्म। ठीक है, अच्छा जीरो के पहले, तो जीरो तो लास्ट में है, तो इसके पहले तो ऑड है पर लास्ट में ऑड नहीं है, तो तीसरा कंडीशन भी खत्म, चौथा कंडीशन भी खत्म, यानी इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है। अगर कंडीशन लागू नहीं है तो क्या करना है, सीधा टेबल देख के उतार देना है, तो दिमाग डालना है। मैंने क्या बताया था, लास्ट का डिजिट देखो सब अलग अलग है, तो लास्ट में जीरो है, अरे जीरो कौन है, टी है भैया, कहाँ है टी, ये रहा आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर भी हमको डर यहां लगता है, तो चेक कर लो। 137549, 1 की वैल्यू कितनी है भैया, डी, 3 का हो गया एच, 7 का हो गया हमारा एन, 5 का हो गया एल, 4 का हो गया क्यू, 9 का हो गया जी, डी एच एन एल क्यू जी टी, डी एच एन एल क्यू जी टी। लेकिन सिर्फ हमने लास्ट वाला ही देख के हमने इसका आंसर निकाल दिया था, क्योंकि लास्ट, अगर ये लास्ट में जो भी ये मेरा आंसर हो चाहे मेरा आंसर ना हो, लेकिन लास्ट में टी तो होगा, लास्ट में कौन होगा, टी होगा, तो यहाँ टी है नहीं, नहीं होगा, यहाँ टी है नहीं, नहीं होगा, यहाँ टी है नहीं, नहीं होगा, नन ऑफ दीजिए भी हम चांस ले सकते हैं। और श्योर होना है तो 3 सेकंड और दे दो ना, 5 सेकंड काफी है, तो 5 सेकंड पूरा सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन लागू हुआ नहीं, सेम चीज है। अब यहां देखो, आपको दिया है डॉलर क्यू आर एल एच और एट द रेट, तो आप ध्यान दो यहां पे डॉलर है और यहां पे क्या है, एट द रेट है, ये रहा डॉलर और यह एट द रेट। ये कब होगा, जब शुरू में इवन होगा और लास्ट में ऑड होगा, शुरू में इवन होगा और लास्ट में ऑड होगा, तो बताओ कौन सा आंसर होगा, शुरू में इवन लास्ट में ऑड, शुरू में इवन लास्ट में ऑड, बी नंबर, डी, शुरू में इवन और लास्ट में ऑड, तो शुरू में इवन है और लास्ट में ऑड है, सही है क्या, ए में भी तो है, और कहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन है, मैंने यहाँ इवन है यहाँ, और यहाँ भी तो है, अरे भैया ए बी डी तीनों में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, बोलो आगे बोलो, और क्या होगा, क्यू आर एल एच, इसको देखना है क्या, देख लो, क्यू क्या है 4, आर क्या है 6, एल क्या है 5 और एच क्या है 3, तो 4653, देखो 4560 दिया हुआ है, यही है ना, एस क्यू आर एल एच एट द एस क्यू आर एल एच एट द 3 3 6 3 3 6 7 कहां से आ गया,
7 कहां से आ गया? या 6 है ना? आंसर में कितने हैं? 7 है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन जो भी हो 4653 4650 4660 4750 4605, किसी में मिल रहा है? किसी में नहीं मिल रहा है। मिलता तो भी आंसर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता बोलो? शुरू में कौन होगा? इवन। लास्ट में कौन होगा? ऑड। तो हमारे पास तो इवन और ऑड के बहुत सारे ऑप्शन है। 8 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है, 6 हमारा इवन है, 2 हमारा इवन है, 7 हमारा ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 1 ऑड है, 9 ऑड है। यानी इवन और ऑड पे आने के लिए बहुत सारे इवन और ऑड के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए आंसर कौन होगा हमारा? नन ऑफ दीज। Since there are so many options to be placed in the place of even number and the odd number, और दूसरी बात ये भी है कि बीच का जो नंबर है 4653 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कहीं भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास ऐसे ऑप्शन है जो शुरू का इवन है, लास्ट का ऑड है, क्योंकि इवन और ऑड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नन ऑफ दिस आंसर कहाँ कहाँ होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। इसी का सवाल है। अब देखो सवाल तुमको दिया हुआ है Q L P एरोसाइन R N और कौन है? T। सही है? चलो एक बात तो साफ है, तुमको यहाँ पे एरोसाइन दिख रहा है, और एरोसाइन हमें कब यूज करना है? जब हमारा जीरो प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय इवन नंबर। इधर भी इवन होगा और इधर भी इवन होगा। देख के बताओ। और यहाँ देखो Q है और T है, तो Q और T तो कहीं भी नहीं है। सीधा यहाँ से आंसर देख लो। Q कितना है? 4 और T कितना है? 0। लास्ट का 4 और 0। बताओ 4 0 यहाँ भी है, 4 0 यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, इसका नहीं पता। डेटा आर इनसफिशिएंट नहीं, डेटा सफिशिएंट है। लेकिन या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ऐसा हो सकता है क्या? 0 के पहले इवन देखो, ये रहा 0, यहाँ पे ऑड है, यहाँ इवन नहीं होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ भी इवन है और यहाँ भी इवन है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो सकता है। शुरू का 4 और 0 मिल गया, बीच के 3 मिल गए। अब सेकंड और लास्ट सेकंड चेक करना है। सेकंड कौन है? L 5, और लास्ट में कौन है? ये और ये हो गया, ये 5। N माने कितना है? N का मतलब क्या है? यहाँ पे 7। मिल रहा है क्या? नहीं मिला। बाकी तो मिल गया। ये 0 है, ये कितना है? 6 है, और ये कितना है? 8 है। तो 4580 4580 जो 5 की वैल्यू क्या है? L। 5 की वैल्यू क्या है, जबकि यहाँ पे क्या है? N। तो कोई कौन सा आंसर होगा? नन ऑफ दीज। देखो ये एरो साइंस से में ये तो पता चला कि बीच में कहीं 0 है, और 0 के इस तरफ भी इवन है, 0 के इस तरफ भी इवन है। वो केवल किस ऑप्शन में है दिख रहा है हमको? इस ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी यहाँ नहीं है। यहाँ भी है ना, 0 के इधर भी इवन है, 0 के इधर भी इवन है, लेकिन शुरू में 4 होगा और लास्ट में 0 होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ ये 0 के पहले ऑड था, 0 के बाद इवन था, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 के दोनों तरफ इवन चाहिए हमको। तो क्या नहीं मिला? ये मिल गया 7। पर ये जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड, ये जो टी के पहले कौन है? एन की वैल्यू कितनी है? 7, जो कि यहाँ कितना है? 5। तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस इज आवर आंसर। देख रहे हो, नन ऑफ दिस हो रहा है आंसर। ठीक है, अब यहां पे तुमको दिया हुआ है 7 6 2 0 4 8 और 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो एक चीज ध्यान से। फर्स्ट लेटर कौन है? ऑड, और लास्ट में कौन है? इवन। ये किस कंडीशन में है? फर्स्ट डिजिट इज ऑड और लास्ट डिजिट इज इवन, और ऐसा करने से क्या होगा? हैशटैग और ये, तो ये पहला वाला कौन होगा? हैशटैग, और ये कौन होगा? पाउंड। यहाँ पे हैशटैग है शुरू में? नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ हैशटैग है? नहीं होगा। हैशटैग है, पाउंड है, हैशटैग है, पाउंड है, यानी इन दोनों में से कोई हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। लेकिन ए और डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे और क्या खास बात है, बाकी तो नंबर से।
बाकी तो नंबर है, किसको चेक कर ले, इन दोनों में ध्यान दो, आर एफ आर एफ, पी क्यू पी क्यू, सब सेम है ना, डिफरेंट कौन है, जीरो वाला, डिफरेंट कौन है, जीरो वाला। तो एक जीरो स्टार है, एक जीरो ये है। तो ये एरो कब होता है, जब जीरो के दोनों तरफ इवन हो, और स्टार कब होता है, जब जीरो के दोनों तरफ ऑड हो। तो देख लो, जीरो के इस तरफ भी ये इवन है और जीरो के इस तरफ भी कौन है, इवन है। तो इस जीरो की वैल्यू क्या होगी, एरो। तो अगर तुम सिर्फ जीरो का ही अगर आंसर निकाल लेते तो तुम्हारा आंसर कौन होता, ये नंबर बी। तो दो काम करने होते, शुरू में हैशटैग लास्ट में पाउंड, शुरू में हैशटैग लास्ट में पाउंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको भी हटा दो। तो बी और सी में तो हैशटैग हैशटैग पाउंड पाउंड सब ठीक है, आर एफ क्यूपी सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंट है, बीच वाला। तो बीच वाला को चेक करो, एरो स्टार का मतलब है जीरो, तो जीरो के पहले इवन है, जीरो के बाद भी इवन है। देखो ये रहा जीरो, इफ जीरो इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर, जीरो के पहले और जीरो के बाद भी इवन हो तो जीरो का कोड क्या होगा, एरो साइन। तो अगर एरो साइन है दोनों तरफ इवन होना चाहिए, यानी एरो साइन होगा ये वाला, बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम लोग अगले क्लास में जो है, आज का क्लास यहीं तक देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2, और टाइप 2 से ही आपका दिमाग लगाना जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या था, सारे कंडीशंस यू हैव बीन गिवन विद ऑल द कंडीशंस इन द क्वेश्चंस, बाय रीडिंग ऑल द कंडीशन, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंडीशंस गिवन, आपको सवालों को सॉल्व करना है। लेकिन इसके बाद जो टाइप 2 वाले सवाल आएंगे, यहाँ पे आपको कोड और डिकोड को सही तरह से आपको यूज करना होगा। तो आई होप आज का ये पहला एपिसोड जो रीजनिंग का मैंने स्टार्ट किया, कोडिंग और डिकोडिंग से, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंटरटेनिंग एंड एडवेंचरस लेसन इन रीजनिंग एवर है। इसको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।